टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 5 पेज से कम जितना भी पेज है 10 पेज होगा, उससे कम 10 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री में यहाँ से आएंगे। इस बात का फुल गारंटी। एग्ज़ाम होने दीजिए, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम लोग को पता रहता है, इसीलिए मैं उन टॉपिक को आपके बीच में बता देता हूँ जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और ये सब जो टॉपिक है वो आम टॉपिक नहीं है। जनरली ये लोग ये सब जो टॉपिक है आपका लाइन अंदर का, वो सब बहुत डीपली पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको लगता है हमने तो पढ़ा लेकिन ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो इस तरह की समस्याएं आपको एग्ज़ाम में आती हैं। तो इसीलिए जो भी कथन है और जो भी खोज है या कुछ इतिहास में कुछ एक अलग कह सकते हैं जो सामान्य बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है, वहाँ से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुनाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी लाइनें हैं अब बहुत क्लियर है और उसमें आपको कौन सा कथन किसका है और किसने क्या कहा है, और इतिहास में यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे गए आज तक। चलिए, सबसे पहला लाइन है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। यह कथन किसका है, ये किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा वराहमिहिर जो कि एक खगोल शास्त्री हैं, प्राचीन इतिहास से यहाँ पे स्टार्टर टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा मॉडर्न महत्वपूर्ण होता है। मॉडर्न सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो प्राचीन है वो आपके 11, 12 और 9, 10 वालों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 to 8 में खास करके मॉडर्न और विश्व इतिहास के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कभी भी पैटर्न कुछ भी कर सकता है बीपीएससी, इसलिए सुन लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, यह बात सर्वप्रथम पूरी दुनिया में किसने बताया था प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो याद रखिएगा वराहमिहिर जो कि एक खगोल शास्त्री हैं। दूसरा, अगर पूछेगा आपको त्रिकोणमिति के जनक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो आप पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, इसके जनक कौन है, तो एकदम याद रखिएगा आर्यभट्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, यानी सूर्य केंद्र में स्थिर है और पृथ्वी चारों ओर उसके चक्कर लगाती है, यह बात सर्वप्रथम किसने प्राचीन इतिहास में बताया था, तो आर्यभट्ट। ये भी याद रखना है आपको। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों को पता किसने लगाया था, तो आर्यभट्ट ने पता लगाया था। और पृथ्वी के परिधि, जो पृथ्वी का जो ये जैसे पृथ्वी है इसका परिधि का जो फॉर्मूला 2πr आप लोग पढ़ते हैं, वृत्त का परिधि। ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी की परिधि को भी ज्ञात किया था, जो आज भी शुद्ध है। यानी उन्होंने जो आर्यभट्ट ने जो पृथ्वी की परिधि ज्ञात की थी उस समय में, प्राचीन समय में, जो कि आज भी सही है। ठीक है। तो ये भी आर्यभट्ट की ही देन है। एक सेकेंड, उन्नीस सौ एक ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस में भाग लिए। ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था 1901 ईस्वी में, याद रखना है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ये सब क्वेश्चन जल्दी आपको नहीं मिलेगा। देश नायक कहेगा कि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, या देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको दी थी। तो याद रखना है आपको, रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी क्रिएट करती है। देखिए, ये जैसे आपका ये क्वेश्चन इस बार पूछा था, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, आपको याद होगा
TRE 3.0 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो है लिखा गया है किसके द्वारा? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, आप लोग एकदम कंफर्म रहिए। और जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में पेज भेज दिया इसको, तो इसको कम से कम 5 बार पढ़िएगा। और जिनका हिस्ट्री है वो तो एकदम बार बार पढ़िएगा इसको। जिन्ना ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का स्वव्यय कहकर आलोचना की तथा मुस्लिम लीग ने उन्हें हिंदू कांग्रेस के मुसलमान राष्ट्रपति के रूप में उल्लेख किया। जिन्ना ने मौलाना किसको? अबुल कलाम आज़ाद को, ठीक है, हिंदू कांग्रेस के मुसलमान राष्ट्रपति के रूप में आलोचना भी की। किसको? तो अबुल कलाम आज़ाद को। किसने? तो जिसने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। अब्दुल लतीफ खां को बंगाल में मुस्लिम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? देखिए, ऐसे पुनर्जागरण पूछेगा तो क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय। क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है पुनर्जागरण का जनक। लेकिन अगर पूछ दे मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है या जनक किसको कहा जाता है, तो आंसर बदल जाएगा। अब्दुल लतीफ खां को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी क्रिएट कर सकती है। पुरानी गारंटी प्रथा क्या चीज से संबंधित है? तो रेलवे के निर्माण से संबंधित है। अब कहिएगा ये क्या होता है? तो देखिए, अंग्रेज जैसे बॉन्ड लाया था उस समय में, उस तरह का कि अगर आप पूंजी निवेश करते हैं रेलवे के निर्माण में तो आपको 5%, 10% जो भी है प्रॉफिट की गारंटी देता था कि आप अगर निवेश करते हैं रेलवे के विकास में, अगर पूंजी लगाते हैं तो आपको 5 से 50% तक प्रॉफिट हो सकता है। और इसी कारण से बहुत जो भी पूंजीपति वर्ग के लोग थे उन्होंने रेलवे के निर्माण में पूंजी लगाया था। उसके बाद है मान सिंह राजपूत ने 1857 में कहा, हिंदू और मुसलमानों की संतानों उठो, भारतीय इतिहास के इस मोड़ पर केवल दर्शनार्थी मत बनो। ये पूछ सकता है। देखिए ये क्या करेगा बीपीएससी, पूरा लाइन दे देगा ये। ठीक है, किसने कहा? 1857 में किसने कहा हिंदू और मुसलमानों की संतानों उठो, भारतीय इतिहास के इस मोड़ पर केवल दर्शनार्थी मत बनो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मान सिंह राजपूत। एकदम निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवी मालेशन इंडिया म्यूटिनी में कहते हैं कि यदि निश्चय के अनुसार एक तारीख को सारे भारत में स्वाधीनता का युद्ध शुरू होता, यानी 1857 के समय में एक साथ पूरे भारत में वह शुरू होता स्वाधीनता का संग्राम, तो भारत में एक भी अंग्रेज जीवित नहीं बचता। ये दे देगा ये पूरा लाइन। किसने कहा? तो उसका आंसर हो जाएगा जीवी मालेसन। किस बुक में? तो इंडियन म्यूटिनी में उसने कहा है, उन्होंने कहा है, राज मुकुट का प्रत्येक मोती दरिद्र किसान के अश्रुपूर्ण नेत्रों से गिरे हुए रक्त बिंदु का ठोस रूप है। यह कथन किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। लोग जहां बरसों से रहते आए वहां से लगभग 1.5 दिनों में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। यह कथन बाबर ने बाबरनामा में लिखा है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को 1900 ईस्वी में केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था और केसरे हिंद गांधी जी को भी दिया गया था। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को 1900 ईस्वी में अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ये सब आपको जो लाइन है वो आम बुक में नहीं दिखेगा और ये यही सब
टॉपिक यहीं सब बुक से जो है बीपीएससी आपका क्वेश्चन क्रिएट कर लेती है और हमें आपको जो है उलझा के रख देती है। इसीलिए आप लोग के बीच में जो मैं ये लाइन बोल रहा हूँ इसको हल्के में नहीं लेंगे, अच्छे से सुनिए। और पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में है और आपके ऐप में भी है, उसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की बीवी को अलंकृत करने जैसा है। ये भी क्वेश्चन, किसने रेलवे को दूसरे के बीवी को अलंकृत करने जैसा बताया है? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी तथा 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। पूछ सकता है बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? शायद ये क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा भी है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो 1804 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है टीआरई के एग्जाम में ये मुझे याद है कि ये क्वेश्चन पूछा है एशियाटिक सोसाइटी। तो बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी 1804 में और लंदन में 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदू है, यह कथन किसका है? भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदू है, यह कथन सर सैयद अहमद खां का है। अहमदिया आंदोलन भी इनके द्वारा शुरुआत किया गया था। सी विजय राघवाचारी को दक्षिण केसरी की उपाधि मिली थी। दक्षिण का केसरी, बिहार केसरी आपको पता होगा, जरा बताइए तो बिहार केसरी किसको कहा गया है? बिहार केसरी किसको कहा गया जरा बताइए तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। और दक्षिण का केसरी सी विजय राघवाचारी को कहा गया है। आप लोग बताइए बिहार केसरी किसको कहा गया है, बताइए जरा। बिहार केसरी किसको कहा गया जरा बताइए। बताइए कोई व्यक्ति। चलिए इतना टाइम नहीं है। श्री कृष्ण सिंह किसको कहा गया है? श्री कृष्ण सिंह को कहा गया है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। चलिए, भारत में दाशमिक सिक्के का प्रारंभ कब हुआ? जो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया इस तरह के सिक्के का प्रारंभ कब हुआ? तो 1957 ईस्वी में। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखा गया। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। जो खादी कपड़ा होता है उसको स्वतंत्रता संग्राम की वर्दी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1922 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने खादी को राष्ट्रीय वर्दी की संज्ञा दी थी। आगे चल करके फिर 1922 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय वर्दी, स्वतंत्रता की वर्दी जो बोला किसने बोला? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कंफ्यूज नहीं होइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा स्वतंत्रता की वर्दी और सुभाष चंद्र बोस ने इसको नेशनल वर्दी बोल दिया, राष्ट्रीय वर्दी की संज्ञा दी थी खादी को। अकाल को संहिताबद्ध, संहिताबद्ध मतलब एक जगह लिखने में किसकी भूमिका रही? तो लीटन। अकाल जो पहले बहुत ज्यादा आता था, भूखमरी जिसको कहते हैं, उसको संहिताबद्ध करने में, लिखने में लीटन का प्रमुख योगदान रहा कि बिहार में, भारत में कितने बार जो है भूखमरी या अकाल आए उसकी चर्चा उसने संहिताबद्ध किया है, उसको लिखा है। गांधी जी ने नेहरू को कांग्रेस में एकमात्र अंग्रेज की संज्ञा दी। अगर पूछेगा कि कांग्रेस में एकमात्र अंग्रेज की संज्ञा किसको महात्मा गांधी ने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ठीक है, और यही गीत ए मेरे वतन में भी इसके कुछ अंश हैं। दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। यह कथन अशफाक उल्लाह खां का है। देखिए ये सब डीपली है और ये सब क्वेश्चन जब पूछ देगा तो ये सब असामान्य क्वेश्चन है जो कि सभी लोग नहीं बना पाते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी हिस्ट्री जहाँ पे डीप में पूछे जाते हैं वहाँ पे रहेंगे, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप सही कर लेते हैं तो आप औरों को 10 नंबर पीछे कर दीजिएगा। दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह कथन जो है अशफाक उल्लाह खां का है, याद रखना है आपको।
ठीक है। डॉक्टर कौशल सिंह 1857 के विद्रोह में अहुआ की बागडोर संभाले। अहुआ एक जगह है जहाँ पे क्रांति हुई थी, अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें कौशल सिंह ने बागडोर संभाला था। संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूँ। यह टीआरई के एग्जाम में पूछा जा चुका है इतिहास के क्वेश्चन में। यह कथन अशोक के प्रथम कलिंग शिलालेख से मिलता है। यह आपके 10+2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10+2 में जो एग्ज़ाम अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें से अगर आप देखिएगा 40 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से थे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, इसको बार बार पढ़िएगा। संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है और मैं उसके सुख की कामना करता हूँ, अशोक के प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में लिखा गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो उनका नाम है स्टुअर्ट पिगट, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। यद्यपि यूनानी म्लेच्छ हैं किंतु वे ज्योतिष हैं, ज्योतिष के विद्वान हैं, इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। यह बात ब्राह्महिर ने बृहद संहिता में लिखा है। पूछ सकता है बृहद संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा बृहद संहिता ब्राह्महिर की रचना है, जो कि एक खगोल शास्त्री थे और जिन्होंने सर्वप्रथम बताया था चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। याद रखिएगा। ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है, ये ज्योतिष ग्रंथ से पता चलता है। गार्गी संहिता अरुणद यवनः साकेतम अरुण देवनः माध्यमिकाम, अर्थात यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रौंद डाला था। यह संस्कृत का जो वाक्य है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभाष्य, और महाभाष्य लिखा गया है पतंजलि के द्वारा, जो कि योगाचार्य हैं। यवन आक्रांता यानी यूनानी आक्रांता साकेत पांचाल मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज पाटलिपुत्र के निकट, अगर पूछेगा कुसुम ध्वज पुराना नाम या कुसुमपुर किसका पुराना नाम है, तो पाटलिपुत्र का ही। कुसुम ध्वज के निकट पहुंचे थे। तो गार्गी संहिता याद रखिएगा, गार्गी संहिता में यह चर्चा है। युग पुराण खंड में वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं। यह बात किसके अनुसार है? तो मीमांसा दर्शन के अनुसार वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। राजा को राजकार्य में मंत्रियों से, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। और बीपीएससी प्रशासनिक सेवा वाले ये पूरा जो भी नोट्स है अच्छे से पढ़िएगा। कम से कम मैं गारंटी के साथ बोलूँगा 10 क्वेश्चन इसी लाइन के ही रहेंगे आपके एग्जाम में। राजा को राजकार्य में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अकेला पहिया नहीं चल सकता। यह कथन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है। सभी संस्कार वैवधर्मा हैं, प्रसाद रहित होकर अपना कल्याण करो। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध द्वारा यही अंतिम उपदेश दिया गया था। सभी संस्कार वैवधर्मा हैं, प्रसाद रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। ना आरंभ है, ना अंत है, ना स्थिरता है, ना अस्थिरता है, ना एकता है, ना अनेकता है, केवल अनारंभ मात्र है जो शून्य का पर्यायवाची है। यानी ना कभी किसी चीज़ की शुरुआत होती है, ना अंत होता है, ना स्थिरता है, ना अस्थिरता है, ना एकता है, ना अनेकता है। यह जो शून्य का पर्यायवाची है, यह शून्यवाद का सिद्धांत के तहत है
और इसके जो संपादक हैं शून्यवाद का सिद्धांत जिसने दिया है वो हैं नागार्जुन। बहुत ही महत्वपूर्ण शून्यवाद पूछ सकता है, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा नागार्जुन। हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र या तुला, ये पूछा था, किससे किया जाता था? आपको याद होगा कई लोग परेशान थे ये सब इस तरह के क्वेश्चन से 10+2 में, ठीक है। तो हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र या तुला यंत्र द्वारा होती थी। यह चर्चा बाणभट्ट द्वारा जो हर्षचरित, ठीक है, लिखा गया है उसमें चर्चा किया गया है। अनुलोम विवाह की संतान माता की जाति की तथा प्रतिलोम विवाह की संतान पिता की जाति की होगी। यह मेघातिथि एक ग्रंथ है, प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ, उसमें इस बात की चर्चा है। देखिए अनुलोम विवाह होता है जब उच्च जाति का पुरुष जब निम्न जाति की महिला से शादी करता है तो वो अनुलोम, और उल्टा जब हो जाए, जब प्रतिलोम विवाह ये हो गया उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह कर लेता है तो वो प्रतिलोम विवाह होता है। अंत्यजों के अंतर्गत कोली पुष्कर वराट जातियां थी। ये व्यास स्मृति पूर्व मध्यकाल के संदर्भ में है। जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था तो महर्षि वशिष्ठ ने इनके विनाश के लिए आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, और यज्ञ के हवन से ही प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, ये जो राजपूत जातियां हैं इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह बात कहाँ पे लिखा गया है? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है, इसी में यह चर्चा किया गया था राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है वह गुरु वशिष्ठ के द्वारा अबू पर्वत पे यज्ञ किया गया था। वहीं से जो है प्रतिहार, परमार, चौहान, उस अग्नि कुंड से इनकी उत्पत्ति हुई थी। ऐसा पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई कवि हैं, उन्होंने लिखा है। हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर्षवर्धन किस बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो देखिए बौद्ध धर्म में एक हीनयान होता है, एक महायान होता है। दो भागों में बौद्ध संप्रदाय बंट जाता है। महायान गौतम बुद्ध को महान यानी भगवान के रूप में देखता है, उसकी मूर्ति पूजा करता है, जबकि जो हीनयान के लोग होते हैं गौतम बुद्ध को एक सन्यासी के रूप में देखते हैं और वे मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था, ऐसा वेन-सांग ने लिखा है, लेकिन इसमें सच्चाई कम है। वह सभी धर्मों का आदर करता था। वेन-सांग हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लियन युग का है। यह बात डॉक्टर बर्नेट ने कहा है। कौरियों द्वारा दैनिक लेन देन कब किया जाता था? तो कौरी प्रचलित मुद्रा गुप्त काल की थी। याद रखिएगा गुप्त काल में ही कौरियों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। और आपको पता होगा फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि विक्रमादित्य कहा जाता है, उसके दरबार में आया था फाहियान। हर्षवर्धन के समय में वेन-सांग और चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, उनके समय में फाहियान आया था। तो ऐसे भी हौ से हर्षवर्धन, हौ से वेन-सांग याद रखिएगा। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, फाहियान गुप्त काल के समय में चीनी यात्री भारत आया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण लाइन हैं। इसी तरीक़ा से आप लोग को मैं
इसमें बहुत सारा 10 पेज है। 10 पेज में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, चाहे आपके टीआरई के एग्जाम हो, हिस्ट्री में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के लाइन दे करके, और बाकी जहाँ पे एनिशिएंट का भी महत्व है तो वहाँ एनिशिएंट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। अच्छे से सुनिए, जिनका भी हिस्ट्री है 40 नंबर का, वो चाहे 6 to 8 में है, 9 10th या 11 12 में, अच्छे से सुनिएगा। ये सब चीज़ नोट्स दे दिए, 5 बार कम से कम पढ़ लीजिएगा इसको। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था प्राक सामंती व्यवस्था थी, और आपको पता होगा गुप्त काल के बाद ही भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो धीरे धीरे चरमराने लगी और सामंती व्यवस्था बढ़ने लगी, और हर्षवर्धन के बाद तो पूर्ण रूप से सामंती व्यवस्था आ जाती है। तो गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था को प्राक यानी शुरुआत का सामंती व्यवस्था थी। यह बात किसने कहा है? तो प्रोफेसर रामशरण शर्मा हैं, जो कि एक इतिहासकार हैं। उन्होंने यह बात बोला है, जो प्राक सामंती व्यवस्था, गुप्त की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो प्राक सामंती व्यवस्था यानी सामंती व्यवस्था का शुरुआती चरण है, जो कि गुप्त काल में ही शुरुआत हुआ था, और हर्षवर्धन के बाद यह हावी हो गया था, इतना जान लीजिए। और आपने देखा कि सेंट्रलाइज सिस्टम जो था, केंद्रीयकृत शासन, वो आपका समाप्त हो जाता है। समुद्रगुप्त युद्ध और विजय के लिए ही प्यासा नहीं था। आपको पता होगा आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के बहुत सारे प्रदेशों को, 9 राज्यों को उत्तरापथ कह सकते हैं, आर्यावर्त और दक्षिणापथ के 12 राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता था। और बल्कि उसके चरित्र का एक और शिष्ट पक्ष ये भी था कि वह काव्य संगीत के प्रति लगाव रखता था, और उसको सिक्कों पे बिना बजाते हुए भी दर्शाया गया था। वो शासक, गुप्त वंश का प्रतापी शासक कौन है? समुद्रगुप्त, जिसको कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और यह जो संगीत के प्रति उसका जो लगाव है, यह किस प्रशस्ति में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का जो शिष्ट पक्ष है, जो कि काव्य संगीत के प्रति उसकी जो लगाव है, उसकी चर्चा की गई है प्रयाग प्रशस्ति में। याद रखना है आपको। भारत को रत्नों की एकमात्र जननी, सबसे महंगी वस्तुओं की महान जन्मदात्री किसने कहा है? ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो भारत को रत्नों की एकमात्र जननी, जो रत्न पत्थर है और महंगी वस्तुओं की महान जन्मदात्री, प्लिनी ने कहा है। किसने कहा है? ये भी हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, इन्होंने कहा है। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था जिसमें, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके टीआरई के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था जिसमें भारत रोमन राजकोष में 10 करोड़ सेसोस्टियर, जो कि वहाँ रोमन सिक्का था, ठीक है, पूछ देगा कि रोमन सिक्का किस नाम से जाना जाता था, तो सेसोस्टियर ना खोज लेता था। यह बात किसने कहा है? तो याद रखिएगा, आरसी दत्त। सॉरी, ये तो आरसी दत्त बाद में आई। ये ग्रीक इतिहास का प्लिनी ने कहा था। सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुझे ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला याद हो गया था, थोड़ा ध्यान में आ गया था, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था कि भारत में रोम की बात है, तो ये प्राचीन समय की ही बात है कि रोमन सिक्का भारत में पहुंचता था व्यापार के लिए। बहुत ज़्यादा संख्या में सिक्का जो है रोमन जो है यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के ले जाते थे, और वहाँ के सोने के सिक्के भारत आते थे। तो यह बात प्लिनी ने कहा है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दुख व्यक्त करते हुए कहा है, ठीक है। किसने कहा है कि रोमन राजकोष से जो 10 करोड़ सिक्का जो है प्रत्येक वर्ष भारत पहुंच रहा था? तो प्लिनी ने ही यह जानकारी दी थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां किस नामक नगर बसाया था? तो कनिष्कपुर। मिनांडर आगमन करता हुआ पाटलिपुत्र और गंगा नदी तक पहुंच गया था। इसके राज की सीमाएं स्वत घाटी
जिला पंजाब की रावी नदी तक फैली हुई थी। यह बात किसने कहा है? तो एस्ट्रेबो ने, जो कि इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है। संगम साहित्य की रचना जो कि दक्षिण भारत में हुई है, उसका संकलन ईसा पूर्व के 3री से 6ठी शताब्दी के मध्य रखा जा सकता है। यह बात राम शरण शर्मा, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है। संगम साहित्य 500 ईस्वी के मध्य में रचा गया, श्रीनिवास अयंगर ने यह बात कहा है। ठीक है, संगम साहित्य का रचना काल 100 से 300 ईस्वी के मध्य है। यह बात नीलकंठ शास्त्री ने कहा है और ये सर्वमान्य है। ठीक है, संगम साहित्य की रचना कितना से कितना ईस्वी के मध्य में हुआ है? तो याद रखिएगा 100 से 300 ईस्वी के मध्य में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। केवल बर्बर, मलेच्छ एवं अनार्य, आर्य में शूद्र भी सम्मिलित होते हैं। देखिए, आर्य में जो है शूद्र भी हैं, मलेच्छ एवं अनार्य, बर्बर, दास बनाए जा सकते हैं। यह बात किसने कहा था? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि केवल बर्बर जाति के जो लोग हैं, मलेच्छ जो कि विदेशी आक्रांताओं को यहाँ पे उच्चारण किया है, एवं अनार्य जो आर्य नहीं हैं, उनको ही दास बनाया जा सकता है। यह बात अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कहा है। और अर्थशास्त्र में चाणक्य ने शूद्रों को भी व्यापार करने का अधिकार दिया है और शूद्रों की स्थिति को सुधारने के संबंधित चर्चाएं उसने किया है कि मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति बेहतर हो चुकी थी। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था। व्यवसाय परिवर्तन भी संभव नहीं था। केवल ब्राह्मणों को व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार आपातकाल में था। यह बात मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है कि सभी जातियां अपने ही व्यवसाय कर सकते थे, कोई दूसरे का व्यवसाय नहीं कर सकता था, लेकिन ब्राह्मणों को विशेष परिस्थिति में, विपत्ति के समय में व्यवसाय करने का अधिकार अल्प काल में था। यह बात मेगास्थनीज ने कहा है। बड़ी मंत्रिपरिषद रखना राजा के हित में होता है। यह बात कौटिल्य ने, जो कि चाणक्य हैं, उन्होंने कहा। पुष्यमित्र की राजक्रांति मौर्य अत्याचार के विरुद्ध तथा मौर्यों द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों को अस्वीकरण था। निहार रंजन राय के द्वारा कहा गया। अशोक की शांति प्रियता तथा अहिंसा की नीति साम्राज्य के पतन का कारण बनी। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, भी भी आया है। यह बात किसने बताया कि जो अशोक की जो शांति प्रियता है आगे चल करके, और अहिंसावादी नीति और धार्मिक जरूरत से ज़्यादा हो जाना उसके साम्राज्य का पतन का कारण बना था। यह बात इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अशोक की धार्मिक नीति साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण थी। यह किसने कहा है? तो महामोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने भी यह बात बोला है कि अशोक की जो धार्मिक नीति है उसी के पतन का कारण बना है। वो हर क्षण हर स्थान पर, चाहे वह रसोई घर में हो या अंतःपुर में हो अथवा उद्यान में हो, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करे। यह बात जो है अशोक ने अपने 6ठा शिलालेख में कहा है कि मैं खाना भी खा रहा हूँ, मैं अगर सोया भी हूँ, अगर मैं उद्यान में भी हूँ, तब भी आप हमारे प्रजा से संबंधित कार्यों की सूचना दे सकते हैं या करवा सकते हैं। अशोक का 6ठा शिलालेख में यह बात लिखा गया है। अपने जीवन के अंतिम काल में अशोक केवल आधे आमले पर निर्वाह करना पड़ा था। यह बात कहाँ पे लिखा गया है? तो दिव्यावदान में है। यानी आधा आमला का यहाँ तात्पर्य उसके संपूर्ण समर्पण से है कि अशोक ने अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण बौद्ध धर्म को दे दिया था। ठीक है, और जब एक आंवला बचा था तो खुद आधा खाया था और आधा दान में दे दिया था। तो यानी आंवला, आप सोच सकते एक छोटा सा फल, खट्टा फल है, तो उससे तो निर्वाहन होता नहीं है, लेकिन कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि बौद्ध धर्म में अशोक ने हर संभव दान दे दिया था। ठीक है, तो इसकी चर्चा दिव्यावदान में किया गया है, याद रखिएगा। अशोक के धर्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही था। ठीक है, तो कई बार अशोक के धर्म को लेकर बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में चर्चा बना हुआ रहता है कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं है, वो एक अलग धर्म है, अशोक ने खुद उसकी शुरुआत की थी।
लेकिन अगर मूल सोर्स में जाइएगा तो उसका स्रोत बौद्ध धर्म ही है। ठीक है, तो यह बात D.R. भंडारकर इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है। और ये एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने शिलालेख के आधार पर ही पूरा प्राचीन मौर्य काल के इतिहास को लिख डाला। जो शिलालेख मिले, जो पत्थरों पे लिखे गए शिलालेख मिले, उसी पे पूरा मौर्य काल का इतिहास इन्होंने लिख दिया है D.R. भंडारकर ने। धम्म की कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी। धम्म यानी धर्म का ही अपभ्रंशित रूप है, परंतु धम्म की बातें पूर्ण रूप से बौद्ध धर्मों से ली गई है। यह बात रोमिला थापर जो इतिहासकार हैं वो भी बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा आपको। धम्म की कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी, परंतु धम्म की बातें पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई है। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो रोमिला थापर। ये शायद क्वेश्चन मुझे लगता है आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा हुआ भी है। आप एक बार जो भी 10+2 वाले हैं तो टीआरई 3.0 और टीआरई 2.0 के क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसमें खोजने का प्रयास कीजिएगा। मुझे लगता है इस 10 पेज में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी सेंटेंस में आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। लेखों में वर्णित अशोक का धम्म उस समय के बौद्ध धर्म का एक पूर्ण एवं सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करता है। यह कथन फ्रांसीसी विद्वान सेनार्ट का है। अशोक के धम्म के तत्व विश्व जनीन हैं। हम उस पर किसी धर्म के विशेष की प्रति प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान करने का दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात रामाशंकर त्रिपाठी ने कहा है। इतिहासकार है ये सब। धम्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। वस्तुतः अभिलेखों में विहित धम्म सभी धर्मों का सार था, यह बात फ्लिंट ने लिखा है। सभी संप्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं क्योंकि सभी आत्म संयम और भाव शुद्धि चाहते हैं। अशोक का 7वां अभिलेख में लिखा गया है। देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। अशोक का 13वां अभिलेख धम्म विजय की चर्चा की गई है। कश्मीर में अशोक ने विजयेश्वर नामक एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके भीतर 2 समाधियां निर्मित हैं। किसने करवाई थी? तो राजतरंगिणी। मनुष्य को अपने धर्म का आदर तथा दूसरे धर्म का अकारण निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की भी वृद्धि करता है और दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। तो अशोक का 12वां शिलालेख। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या यानी मार करके गद्दी प्राप्त की। यह बात कहाँ पे मिलता है? तो सिंहली अनुश्रुति जो कि श्रीलंका का है, उसमें यह बात मिलता है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और राजा प्रजा की भलाई में उसकी भलाई। ये क्वेश्चन आपको पूछा था। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। यह कथन किस ग्रंथ का है? तो यह कथन अर्थशास्त्र का है, जो कि कौटिल्य रचित या चाणक्य रचित कह सकते हैं। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बू द्वीप का सम्राट बनाया है। यह बात कहाँ पे लिखा गया है? तो महावंश। देखिए, दीपवंश और महावंश 2 ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के। दीपवंश में श्रीलंका के राजाओं की चर्चा है, वही महावंश में भारतीय जो जम्बू द्वीप है, भारत आर्यावर्त, उसके राजाओं की चर्चा है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। संपूर्ण भारत चंद्रगुप्त के कब्जे में था। यह बात किसने कहा है? तो जस्टिन इतिहासकार है। चंद्रगुप्त से संधि करके अपनी पूर्वी राज को शांत करके सेल्यूकस एंटीगोनस से युद्ध करने चला गया था। यह बात किसके द्वारा कहा गया है? तो जस्टिन के द्वारा कहा गया है। सिंधु नदी पार कर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। आपको पता होगा कि सिंधु नदी के पार कर सेल्यूकस आया था युद्ध करने चंद्रगुप्त से, लेकिन उस युद्ध में जो है सेल्यूकस की हार होती है। अंत में संधि होता है और दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका शादी सेल्यूकस की बेटी हेलेना या कार्नेलिया नाम था उससे होता है। दहेज स्वरूप 5
मेन जो काबुल, कंधार ये सब दिया जाता है, वही 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस को दिया जाता है। यह बात एप्पियानस में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य सेवार सिद्ध नामक क्षत्रिय राजा का पुत्र था। मुद्रा राक्षस और ढूंढी राज के टीका में इसकी चर्चा की गई है। भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंद कुश पर्वत थी। यह बात किस इतिहासकार ने कहा है? तो स्मिथ ने कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना के द्वारा संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया था। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो प्लूटार्क का है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था। किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। भारत में ये आपको पूछा था, याद कीजिए, TRE 2 में पूछा था, भारत में 7 जातियां निवास करती है। यह किसमें चर्चा किया गया था? तो मेगास्थनीज के इंडिका में। याद कीजिए, ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पूछा गया था। भारत में दास प्रथा नहीं है, यह बात किसने कहा था? तो मेगास्थनीज के इंडिका में लिखा गया है। मोक्ष का उपाय ज्ञान नहीं अपितु भक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है, ये भक्ति आंदोलन से है। यह कथन रामानुज का है। अन्यायी राजाओं को प्रजा दंड दे सकती थी और उन्हें राज से बहिष्कृत कर सकती थी, ऐसी चर्चा अथर्ववेद में है, जो कि जादू टोना टोटका संबंधित वेद है, चिकित्सा संबंधी वेद है। राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहाँ कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, तो ये सब आपके प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या में 10+2 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के पे चर्चा करता हूँ अब। ठीक है, क्योंकि प्राचीन इतिहास आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मॉडर्न इतिहास चूँकि सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इसके जो महत्वपूर्ण जो लाइन है जो खूब पूछे जा रहे हैं अभी वर्तमान में, उसकी चर्चा मैं पहले कर दूं, जिससे कि आपके एग्जाम में ये आपको मदद मिलेगा। कहीं कहीं आपका जो है थोड़ा सा ब्लर हो गया है स्कैन करने में, तो मैं फिर से जो ब्लर हो गया उसको करके आपको दे दूंगा, या छोटा में आपको सही भी दिखता होगा। ठीक है, अगर पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सब आपके मॉडर्न के हैं, तो मॉडर्न वाला मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ से निश्चित रूप से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। छोटा छोटा लाइन है, कौन सा कथन किसका है, और खूब पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछ रहा है BPSC, और ये सब जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं किसी बुक में। ठीक है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है? गांधी जी का है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है TRE के एग्जाम में। उन्होंने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। आपको याद होगा यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके द्वारा कहा गया है? तो गांधी जी के द्वारा। मुसलमान जाति जड़ से ही हमारी दुश्मन है, अतः हमारी सच्ची नीति हिंदुओं को अपनी ओर मिलाए रखने की होनी चाहिए। ये बात लॉर्ड एलन बरो ने कहा है। मुस्लिम लीग यह कौन सा अजीब जानवर है? क्या यह राजनीति है? भगवान मुझे बताएं, क्या यह कांग्रेस विरोध है? जी नहीं। क्या यह लॉर्ड सभा है? जी हाँ। यह बात किसने कहा है? शिवली नुमानी ने कहा है। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। यह बात किसने कहा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। स्वदेशी राज, या पूछेगा सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द स्वराज की बात किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। लेकिन स्वराज शब्द जो है इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रयोग है स्वदेशी या स्वराज की बात शुरुआत में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। यह बात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। यह भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुका है।
मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लाला लाजपत राय का है। ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब विरोध कर रहे थे तो इन पे लाठियों की बरसात हुई थी और इसके बाद ही ये बीमार पड़े और फिर घायल हुए और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, यदि मेरा विवाह गुलाम भारत में होना है तो मेरी वधू केवल मौत होगी। वाह, देखिए कितना अच्छा कथन है। दोस्तों, यदि मेरा विवाह गुलाम भारत में होना है तो चूंकि इनके माता पिता इनकी शादी करना चाहते थे तो इन्होंने बोला था यदि मेरा विवाह गुलाम भारत में होता है तो मेरी वधू जो मेरी पत्नी होगी केवल मौत होगी। बारात जुलूस के रूस में होगी, बाराती देश के लिए मर मिटने वाले परवाने होंगे। यह बात सरदार भगत सिंह ने कहा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की उन्नति के उस चरम पे हैं जहां हमारी उपलब्धियां थोड़ी ही होगी और हमारी निराशाएं अधिक व कठोर होगी। यह गोपाल कृष्ण गोखले का है। देखिए, ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा था, आप याद होगा या भूल गए होंगे, TRE 3.0 में याद कीजिए, पूछा था कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत ही बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। यह कथन किसका है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था अभी TRE के एग्जाम में, लॉर्ड कर्जन का है। मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, जो हमने आपको बुक के जो महत्वपूर्ण लाइन है उसको हमने आपको दिया है, इसको हल्के में नहीं लेंगे। जान लीजिए, इतिहास के जो भी 10+2 वाले हैं एकदम पूरा 5 बार पढ़िए इसको। ये क्वेश्चन पूछा था, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राते रहे। यानी इन्होंने जो उस समय नरम दल के जो कांग्रेसी नेता थे उनके लिए उन्होंने कहा था कि एक बार सभा कर लेने से, साल में कांग्रेस की सभा होती थी साल में एक बार, और मैक्सिमम लोग वकील और पेशे से जुड़े हुए थे, तो ये लोग एक बार अपना साल में सभा किए फिर अपने अपने पेशा में लग जाते थे। तो ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि इस तरीका से कभी आज़ादी हमें नहीं मिलेगी। यह बम संकेंद्रित नैतिक डायनामाइट है। यह बम संकेतिक नैतिक डायनामाइट है। यह बात हरदयाल फरवरी 1913 ईस्वी में कहा था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। यह बात किसने कहा था? अदालत में भगत सिंह ने कहा था। क्रांति, देखिए कितने महान व्यक्तित्व के इंसान है भगत सिंह। एक एक शब्द जो बोल रहे हैं कितना एकदम सोच समझ के और कितना कह सकते हैं कि ज्ञान देने वाला है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। यह किसने बोला है? CR दास, चित्तरंजन दास। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है TRE के एग्जाम में। किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, सोशलिस्ट हूँ। यह बात जवाहरलाल नेहरू का है। यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी। यह बात सरदार पटेल ने कहा था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे और हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी। यह कथन सरदार पटेल का है। हिंदुस्तान तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में।
एलिंगन द्वितीय के द्वारा कहा गया था कि हिंदुस्तान को तलवार के बल पे अंग्रेजों ने जीता है और इसको तलवार के बल पे ही रक्षा करेंगे। एलिंगन द्वितीय के द्वारा यह कथन कहा गया था, जो कि अंग्रेज अधिकारी हैं। चलिए, हमें सरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। हमें, ये पाकिस्तान को लेकर के है, हमें सरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ह्यूम तथा उनकी कांग्रेस से सावधान रहिए। एओ ह्यूम और उनकी कांग्रेस से सावधान रहिए। यह बात डफरिन ने बंबई के गवर्नर को एक पत्र में कहा था, और कांग्रेस जो थी लॉर्ड डफरिन के ही दिमाग की उपज थी, ये भी जान लीजिए। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगी, जब तक मैं जीवित हूं तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। यह बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था, और महात्मा गांधी ने हर संभव प्रयास किया था देश के दो टुकड़े ना हो। वो तो जिन्ना थे कि जिद पे अड़ गए। तो लास्ट में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने जो है भारत की विभाजन की रूपरेखा तैयार करवाया। गांधी जी हर संभव प्रयास कर रहे थे कि देश का विभाजन नहीं हो, मजबूरी थी। चलिए, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में। यह एक ऐसा चेक है, पोस्ट डेटेड चेक, जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला है। यह बात क्रिप्स मिशन को लेकर के, क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर के महात्मा गांधी ने कहा था। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं, वरन लॉर्ड मिंटो था। यह बात किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो, इसलिए कि आपको पता होगा 1909 में सांप्रदायिक पंचांग आया था मार्ले मिंटो, और वहीं पे पाकिस्तान का बीज बो दिया गया था सांप्रदायिक पंचांग बना के, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर सीट दे करके। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला है कि पाकिस्तान का निर्माता मोहम्मद इकबाल या जिन्ना नहीं थे, बल्कि लॉर्ड मिंटो थे। इनकलाब जिंदाबाद किसकी कह सकते हैं नारा है? किसका नारा है? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा। ये भी क्वेश्चन शायद मुझे लगता है पूछा था आप लोग को, भेविया है ये, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस। मुझे मरने का गम नहीं, गम तो इस बात का है कि मुझे अपनी कब्र के लिए अपने मुल्क की 2 गज जमीन तक नसीब ना हो सकी। देखिए, यह बात किसने कहा है? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं, जिसको कि रंगून भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद काला पानी का सजा दे करके अंग्रेजों के द्वारा। तो उन्होंने ही यह बात बोला था, क्योंकि इनको भारत की जमीन भी नसीब नहीं हुई। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। ठीक है, छुआछूत सहन करने लगे, मानने लगे तो मैं ईश्वर को भी नहीं मानूंगा। यह बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। हर मूल्य पर स्वावलंबन, लाला लाजपत राय का कथन है। क्या आप लोग एक ही देश में नहीं बसते? क्या आप लोगों को एक ही जमीन पर नहीं जलाया जाता? याद रखिए, हिंदू और मुसलमान शब्द केवल धार्मिक विभेद बतलाने के लिए है, अन्यथा सभी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म के हों, एक राष्ट्र के हैं। यह बात किसने कहा है? सर सैयद अहमद खां। यह अंग्रेज घुसपैठिया ही था जिसने सर्वप्रथम भारत, जो सूती वस्त्र की मां थी, के माल को यूरोपीय बाजार से निकाला तथा फिर भारतीय बाजार में घुसकर भारतीय चरखे को तोड़ डाला। यह कथन किसने कहा? तो समाजवादी हैं, कार्ल मार्क्स में। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया। यानी सिंधिया अगर अंग्रेजों की वफादारी नहीं करता और देश के साथ गद्दारी नहीं करता तो अंग्रेज 1857 में ही बोरिया बिस्तर समेट लिए थे। यह बात किन ने कहा था? किन, याद रखिएगा। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। यह बात किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन पर। ठीक है, जो कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन जब हुआ था, वहां पे
समझौता हुआ था, तो उस पर गांधी जी ने बोला था ये बात। उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। यह बात किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। आपको पता होगा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जो है गांधी जी पीछे हटे, जो कि यह बात, इसको दुर्भाग्य बताया था सुभाष चंद्र बोस ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का कथन है। कांग्रेसी नेता जिन्होंने लंबे संघर्ष के पश्चात सत्ता को छुआ था, इसकी प्राप्ति हुई, उतावले हो उठे। विजय की इस घड़ी में वे किसी भी प्रकार सत्ता से पृथक रहने को तैयार न थे। माइकल ब्रेसर ने यह बात कांग्रेस के लिए कहा था। तो देखिए, ये सब महत्वपूर्ण लाइनें हैं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और निश्चित रूप से इस बात की तो मैं गारंटी लूँगा 10 क्वेश्चन फिक्स रहेगा 10+2 के एग्जाम में इन्हीं 10 पेज से। ठीक है। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। यह बात किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था। हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। यह बात किसने कहा था? कॉर्नवालिस ने कहा था। किसके संबंध में कहते हैं कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था? रंजीत सिंह के बारे में यह कथन है। मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं, पर समुद्र को सुखा नहीं सकता। यह बात किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। यह बात किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने कहा था। देखिए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 30 लाख लोगों के 60 लाख हाथ दमन के विरुद्ध जरूर उठने चाहिए। शक्ति को शक्ति के द्वारा निश्चित रूप से रोकना चाहिए, युगांतर में लिखा गया था। याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वह यूरोप का अधिनायक होगा। यह किसने बोला था? तो पीटर महान ने बोला था। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनका जीवन रक्त का ह्रास हो गया। विलियम बेंटिक के द्वारा यह कथन कहा गया है। ठीक है। तो ये सारे जो भी कथन हैं आप लोग अच्छे से, आपको नोट्स दे दिए गए हैं, अच्छे से जरूर पढ़िएगा। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात का फुल गारंटी है। 10 क्वेश्चन तो फिक्स रखिएगा कि आपको इसी लाइन से, इसी नोट से आपके आ जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। क्योंकि हमने देखा है वर्षों से, मेरा अनुभव है कि इन सब जगह से क्वेश्चन से आपको निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो चूँकि अब टाइम आपका हो चुका है, तो मैं पूरा तो नहीं आपको बोल के सुना पाऊँगा, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण लगा मुझे वो मैंने अभी आपको सुनाया है। और इसमें सुनाने के लिए अगर 3 से 4 दिन आपको सुनाऊँगा, तब जाके आपको पूरा कवर होगा। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास वाले टॉपिक लगभग हमने सुना दिया है आपको, और 10+2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब सारे पंक्तियां हैं, ये सब लाइन हैं। आप लोग निश्चित रूप से इसको बार बार पढ़िएगा। बाकी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव सेशन है, कल फिर से मैं आपको ऑब्जेक्टिव सेशन लेना शुरू कर दूंगा। अभी पहले मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी का लूँगा, उसके बाद मैं जो है आपका हिस्ट्री, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करूँगा, फिर आगे जो भी ऑब्जेक्टिव है जो कि मुझे लगता है महत्वपूर्ण है वो करवाऊँगा। और आपका एग्ज़ाम जून मंथ में ही होगा, अभी से लग जाइए, अब टाइम आपके पास उतना नहीं है, जून मंथ में ही होगा। पूरा अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।